नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर तो दिख ही गया होगा, आज की क्लास महामैराथन क्लास होने वाली है और जीके जीएस के हम लोग 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन से संगठन को स्थापित किया गया है? चलिए बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है, लखनऊ की बात हो रही है। लखनऊ में क्षेत्रीय जो केंद्र प्रिंटिंग मेकिंग मूर्ति कला जो है, तो इसके लिए जो बर्तन और चित्रकारी के लिए कलाकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? जवाहर कला की, ललित कला अकादमी की, वास्तुकला की, या फिर कोरी कला की? पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ललित कला अकादमी। ठीक है, कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब होगी? तो इसकी स्थापना होगी 1962 में, 1962 में इसकी स्थापना होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य है कि जो मूर्ति कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उनको क्या करना है? उनको सुविधा प्रदान करना है। जो मूर्ति कला से जुड़े हुए या फिर मिट्टी के बर्तन और चित्रकला से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकला करते हैं या मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्ति कला से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनको सुविधा प्रदान करना है। ये इस संगठन का उद्देश्य है। स्थापना कब हो रही है? 1962 में। ललित कला अकादमी, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुरक्षित, हरा, लाल या फिर सफ़ेद? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ समझौता किया है। और इस समझौते का अगर हम लोग बात करेंगे, उद्देश्य क्या है? कौन से क्रिकेट को बढ़ावा देना है? सुरक्षित क्रिकेट को, हरे क्रिकेट को, लाल क्रिकेट को, या फिर सफ़ेद क्रिकेट को? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे क्रिकेट को। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को लेकर के किया जा रहा है। और जहां आप जानते हो कि जहां पर इन्वायरमेंट की बात होती है, ठीक है, ग्रीनरी की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, वहाँ पर आप हमेशा हरे के साथ जाओगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा है? अब ये भारत का पहला है, तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन है? अयोध्या है या फिर हरिद्वार है, उज्जैन है, या फिर सांची है? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार से एक प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि यहाँ पर गंगा नदी के किनारे महाकुंभ लगता है। गंगा नदी के किनारे क्या होगा? हरिद्वार में महाकुंभ लगता है। एक प्रश्न तो आपका ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि हरिद्वार से ही गंगा नदी क्या करती है? तो गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो मैदानों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से? तो मैदानों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। उज्जैन में अगर हम लोग बात करेंगे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और एक महाकुंभ यहाँ पर भी लगता है। पूरे देश भर में 4 जगहों पर महाकुंभ लगते हैं। एक तो आपका हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर लग रहा है, और दूसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ लग रहा है। उज्जैन में अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है, ये कहाँ पर? तो ये उज्जैन में लगाई गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांची। ठीक है, सांची जो है ये भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर बना है। अगर आपसे पूछ ले सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तब आप आंसर क्या करोगे? अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप आपसे पूछा जाए किसने बनवाया है, तो अशोक ने बनवाया है। कहाँ पर है ये? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की, तो इसको 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला जो चरण होता है ये 1885 से लेकर के 1905 का काल माना जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उदारवाद। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उदारवाद। दूसरा जो समय है वो क्या होता है, तो वो होता है 1905 से लेकर के 1919 का समय है, और इसको हम लोग किसके नाम से, इसको हम लोग उग्रवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उग्रवाद के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो काल है वो है 1919 से लेकर के 1947 तक, इसको हम लोग किस नाम से, इसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से, तो गांधी युग के नाम से जानते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रारंभिक पहला ही चरण पूछ रहा है 1885 से 1905 का, और इसको हम लोग किस नाम से, उदारवाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ये समय जो है 1885 से लेकर के 1905 का जो समय है उदारवाद, या फिर आप कह सकते हो नरम दल, मॉडरेट एज है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न का आंसर करेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। चलिए 5वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1919 में, 1919 में क्या होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। ठीक है, कौन सा, तो 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, और इसको जो ये रॉलेट एक्ट है इसको क्या कहते हैं, तो इसको काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करेंगे, तो गांधी जी जो है ये सत्याग्रह की स्थापना करते हैं। और कब करेंगे, तो फरवरी 1919 में। ठीक है, कब, फरवरी 1919 में गांधी जी सत्याग्रह सभा की स्थापना करेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसको काला कानून कहा गया, जिसको बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। तो सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू, या फिर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है, अगर बात करें कि इनको राजा की उपाधि किसने दी है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है, तो मुगल बादशाह हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। इन्होंने 1815 में इन्होंने क्या किया है, तो आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1817 में ये क्या करेंगे, तो ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। राजा राममोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को क्या होगा, सती प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सती प्रथा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। कब, 1829 में। कौन सी धारा से, अगर आपसे धारा पूछा जाए तो धारा क्या हो जाएगा, धारा 17 से। धारा 17 से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा राजा राममोहन राय के प्रयासों से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले ये पहले भारतीय नेता थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थापना कब हो रही है, 28 दिसंबर 1885 को हो रही है। अगर पूछा जाए स्थापना किसने की है, तो A.O. ह्यूम ने स्थापना की है। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। पहले जो ये अधिवेशन है, जो ये स्थापना है, ये कहाँ पर, तो ये पुणे में होने वाली थी। लेकिन पुणे में क्या होगा, तो पुणे में प्लेग फैल गया था। ठीक है, पुणे में अगर हम लोग बात करेंगे तो महामारी फैल गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में इसका पहली बैठक होती है। और ये स्कूल कहाँ पर है, मुंबई में। पहला अधिवेशन 1885 में होगा। अध्यक्षता कौन करते हैं इस अधिवेशन की,
तो WC बनर्जी इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे जो 1885 में मुंबई में आयोजित होता है। और इस अधिवेशन में कुल कितने लोग, तो 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होगा इसमें कुल कितने लोग शामिल हुए, तो 72 लोग शामिल होते हैं। 1885 में पहला अधिवेशन होगा, अध्यक्षता WC बनर्जी करेंगे। पहले कहाँ होने वाला था, पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया जिसके कारण फिर इसका जो अधिवेशन है, पहली बैठक है, ये मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में करना पड़ा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 के विषय में पूछा जा रहा है कि 1917 का जो गांधी जी का ये सत्याग्रह है तो ये कौन सा था, खेड़ा, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा या फिर चंपारण। देखो खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये गांधी जी ने शुरू किया था 1918 में। भारत छोड़ो की बात करेंगे तो इसको गांधी जी ने शुरू किया है कब, 1942 में। नागरिक अवज्ञा या फिर कहें सविनय अवज्ञा, इसको गांधी जी ने कब शुरू किया है, 1930 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन था ये चंपारण सत्याग्रह था। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा है, 1917 में। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। और राजकुमार शुक्ल ये पहले व्यक्ति हैं जो गांधी जी को क्या करते हैं, जो गांधी जी को बापू कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तहकीकात कमेटी का गठन कब किया गया। तो देखो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और इसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है कब, 13 अप्रैल 1919 को। और इसी के विरोध में क्या होता है, एक कमेटी गठित की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। वो कौन सी होती है, वो होती है हंटर कमेटी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ये कमेटी कौन सी है, हंटर कमेटी। लेकिन हंटर कमेटी की रिपोर्ट से कांग्रेसी नेता लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कांग्रेसियों ने अपनी एक कमेटी गठित की जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तहकीकात कमेटी। कब गठित की है, 1919 में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि तहकीकात कमेटी का संबंध किससे है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से है तहकीकात कमेटी का। जब अंग्रेजों ने हंटर कमेटी का गठन किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई उससे कांग्रेसी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने स्तर पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने का निर्णय लिया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1919 में तहकीकात कमेटी का गठन किया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1919। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य है जो इसमें शामिल नहीं है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा जो बनाता है वो कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश करता है। कितने राज्यों के साथ, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने, तो टोटल 9 के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ करता है, लेकिन उड़ीसा राज्य के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे यूपी की, तो यूपी कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी कहाँ पर है, तो यूपी पहले स्थान पर है। ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या जो है ये यूपी में निवास करती है। ठीक है, पूरे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या जो है वो यूपी में निवास करती है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आपसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जा रहा है। डल झील, चिल्का झील, बुलर झील या फिर डिडवाना झील। देखो बुलर झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुलर झील कहाँ पर है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, बुलर झील। आपसे क्या पूछ रहा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी चिल्का झील। किस राज्य में पड़ेगी ये, तो ये उड़ीसा में पड़ेगी चिल्का झील और ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिडवाना झील अगर हम लोग बात करेंगे तो डिडवाना झील कहाँ पर है, तो ये आपकी राजस्थान में। ठीक है, डिडवाना झील राजस्थान में है। डल झील की बात करेंगे तो डल झील कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, डल झील कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। मिट्टी भारत में सर्वाधिक जो है मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से होता है, जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को आप और क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो दोमट मिट्टी कह सकते हो। और इसको दो भागों में बांट देते हैं, कौन कौन सी, एक होती है खादर और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है बांगर। खादर की अगर हम लोग बात करेंगे तो खादर क्या होगा, खादर नई मिट्टी होती है और बांगर क्या होती है, बांगर पुरानी होती है। खादर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अधिक उपजाऊ होती है, खादर क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। बांगर की अगर हम लोग बात करेंगे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है मिट्टी वो कौन सी है, वो जलोढ़ मिट्टी है या फिर इसी को कहेंगे दोमट मिट्टी। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। टॉप 100 MCQs को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथी भी आपके साथ जुड़ जाए। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर को। ठीक है, किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो झारखंड में है। कौन सी नदी किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे। ठीक है, कौन सी, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और यहाँ पर पहली स्टील फैक्ट्री लगी थी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया 1907 में पहली स्टील फैक्ट्री जो है टिस्को, ये जमशेदपुर में लगाई गई थी। और जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसी को हम लोग टाटा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, स्टील नगरी तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसे टाटा नगरी भी कहते हैं। तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली स्टील फैक्ट्री यहाँ पर लगी थी टिस्को 1907 में। चलिए आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 46 होगा, 54 होगा, 34 होगा या फिर 43 हो जाएगा। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की संख्या 34 है और इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो 6 हो गए। ठीक है, कितने, तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। और ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि पूरे भारत में तो कितने हो जाएंगे, 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है और ठीक है, ये हमारा भारत है। और अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा।
और इस तरफ कौन सी नदी नहीं बहती है। देखो अगर हम नर्मदा नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है, मैकाल है, मैकाल से ही अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ये तो इस तरफ चली गई। साबरमती नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अरावली श्रृंखला से निकलती है, साबरमती नदी नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लूनी नदी क्या होती है, तो ये भी अरावली की श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण में आकर के भूमिगत हो जाती है। अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में कहाँ से, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और ये क्या हो जाएगा, ये जाएगी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, कृष्णा नदी पश्चिम दिशा की तरफ नहीं बहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है। अगर हम लोग बात करें तो देखो ये हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दक्षिण भारत है और ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले पूरे क्षेत्र में क्या है, तो महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब आपको बताना है कि महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बंदरगाहों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत में जो कुल प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या 13 हो जाएगी, ठीक है। 13 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी छोटे बंदरगाहों की तो कोई बात ही नहीं। सबसे बड़ा बंदरगाह आपसे अगर पूछ ले तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, बम्बई। बम्बई क्या है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। अगर आपसे सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा विशाखापत्तनम, ठीक है। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम हो जाएगा। और आपसे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो देखिए अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं तो जो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950 से क्या किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लेकिन स्वीकार कब किया गया है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949 से भारत के संविधान को स्वीकार किया गया है। और क्योंकि 26 नवंबर को हम लोगों ने स्वीकार किया है इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या करते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मसमर्पित किया था। कब से मनाते हैं, तो 2015 से, हर साल 2015 से हर साल प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा 26 नवंबर को और क्या करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में है, तो बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अनुसूची 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुसूची 4 में क्या हो जाएगा, अनुसूची 4 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या, अगर हम लोग अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा। राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका 4थी अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो 5वीं अनुसूची में SC और ST कैटेगरी के लिए बात की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति की जो है क्षेत्र की बात की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। अनुसूची 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे, 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया है, 1985 के द्वारा दल बदल जोड़ा गया। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया है। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए प्रावधान कहाँ पर, 6वीं अनुसूची। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है,
तो ये डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 49 में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान है, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीपीएसपी किस भाग में है? नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद क्या होगा, तो 36 से लेकर के 51 तक ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक भाई बात। और लिया कहाँ से गया है? तो लिया गया है इनको आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है, तो महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की है? स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या फिर ग्लोबल? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। 100 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम के देखने को मिलने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करेंगे। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। बताइएगा, अगर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार किया? ठीक है, खादी को, सत्य को, नमक को या फिर अहिंसा को? महात्मा गांधी ने भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में किसको स्वीकार किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी। देखो, हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी खादी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? एकता होगी, एकता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होगा? हम लोग खादी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, देसी वस्त्रों का, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता होगी, अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा, हम अपने देश का सामान। और तीसरी चीज़ क्या होगा? सभी लोग खादी पहनेंगे तो क्या होगा? समानता रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खादी को गांधी जी ने क्या किया? तो ब्रांड बनाया। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और मानवीय एकता के प्रतीक के रूप में। चलिए आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो 17.23%, 18.5%, 21.7% या फिर 20.67%। तो वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आदर्श स्थिति क्या होती है? आदर्श स्थिति तो ये होती है कि कम से कम, आदर्श स्थिति तो ये है कि कम से कम 1/3 क्षेत्र, ठीक है, कितने? कम से कम 1/3 क्षेत्र या फिर कह सकते हो आप लगभग 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। 1/3 क्षेत्र या कहो 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। लेकिन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में कुल कितने? तो 21.7% क्षेत्र पर वन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? देखो, महात्मा बुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर होती है? ज्ञान की प्राप्ति होगी बोधगया में। ठीक है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होगी। उपदेश पहला कहाँ देते हैं? पहला उपदेश देंगे सारनाथ में। और मृत्यु अगर हम लोग बात करें तो मृत्यु कहाँ पर होगी? तो मृत्यु होती है इनकी कुशीनारा में। ठीक भाई बात, मृत्यु कहाँ पर होगी? कुशीनारा में। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने किस शहर तक चले गए थे और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था? बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात हो रही है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में किस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बनाया था? जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने किस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बनाया था? अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या फिर श्रवणकोर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में
ठीक भाई बात। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले जाएंगे, तो ये इलाहाबाद। आपको पता है अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो 1836 से लेकर के 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो आगरा थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 1858 से लेकर के 1921 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो इलाहाबाद थी। ठीक है, क्या थी, इलाहाबाद थी। उसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि 1858 में जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, ये क्या होता है, ये दिल्ली डिवीजन को छोड़ करके उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन करेंगे और 1858 में इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाएगा। 1921 के बाद से अगर हम लोग बात करते हैं तो लगातार लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो जो ये उत्तराखंड है, ये क्या होगा, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनेगा। 13 जिलों को मिला करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनता है। ठीक है, कितने जिले उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें तो कितने जिलों को मिला करके, तो 13 जिलों को मिला करके उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। किससे अलग होकर के नया राज्य बनेगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनेगा। कब अलग हुआ था, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है ये अलग राज्य बनता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न की बात करेंगे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है, विजयनगर। ठीक है, तो देखो विजयनगर की हम लोग बात करते हैं, स्थापना कब होगी, 1336 में होगी। कौन स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। ठीक है, कौन करेंगे, तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसके समय में करेंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी। स्थापना करेंगे हरिहर और बुक्का। और ये विजयनगर किस नदी किनारे था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विजयनगर में कुल कितने 4 राजवंश, कौन कौन से, तो संगम, इसके बाद सुल्लू, इसके बाद तुल्लु, संगम, सुल्लू, तुल्लू, और चौथा जो राजवंश शासन करेगा वो है अराविडू। तो विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अराविडू। आगे बढ़ेंगे, 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। तो बच्चों के पढ़ाई के संबंधित, बच्चों को अध्ययन से संबंधित बाल विहार प्रणाली की जो है प्रतिपादित की गई है, और इसके संस्थापक कौन है, तो मॉन्टेसरी हैं, फ्रोबेल हैं, थांडाइक है, या फिर पर्सी नन है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या बी, फ्रोबेल। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है, तो ये फ्रोबेल है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत किस राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब तक स्थापित किया गया था। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा, तो बताइएगा। भारत किस राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था, कब किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 1767 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है, तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, 1767 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। तो देखो ये टिहरी बांध जो परियोजना है ये सबसे ऊंची बांध परियोजना, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। कौन सी, टिहरी बांध परियोजना। और 2 नदियों को मिला करके बनेगा। कौन कौन सी, तो एक तो भागीरथी नदी है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है भिलांगना नदी। ठीक है, भागीरथी नदी और भिलांगना नदियों के संगम पर ये टिहरी बांध परियोजना को बनाया गया है, और ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। किस देश के सहयोग से इसको पूरा किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या है, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30वें प्रश्न की बात करेंगे। 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। ठीक है, सिविल सेवा तो कैनिंग, कर्जन, कार्नवालिस या फिर डलहौजी। देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपसे सिविल सेवा पूछा जाए तब आपका आंसर होगा कार्नवालिस, लेकिन अगर आपसे सिविल परीक्षा पूछा जाए तब आपके आंसर कौन होंगे, डलहौजी हो जाएंगे। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल सेवा पूछा जाए तो कार्नवालिस,
और सिविल परीक्षा पूछा जाए तो डलहौजी। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्नवालिस। कार्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है। ठीक है, किसका, तो अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था जो है तो इसका जनक भी कार्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल करेक्ट है, कार्नवालिस। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी की अगर हम लोग बात करेंगे, 25 जनवरी 1950 को क्या होगा, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी, निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी और इसीलिए 25 जनवरी को क्या करते हैं, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका उल्लेख भाग 15 में है और यह कैसी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। किस अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। भाग 15 में प्रावधान है, संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले थे सुकुमार सेन। ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। और वर्तमान अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान कौन, तो राजीव कुमार। ठीक है, फिलहाल इन्होंने अभी त्यागपत्र देने की बात हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 32वें प्रश्न का, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ब्रिक्स की बात करते हैं, BRICS। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हो रही है, 2006 में हो रही है। ठीक है, और 2010 में क्या होगा, तो 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, तो 2006 में होती है और 2010 में क्या हो जाएगा, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होगा। और कौन सा एक देश इसका राष्ट्र है, तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। बी फॉर ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006 में होगी, 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होगा। चलिए 33वें प्रश्न की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखो, अगर आपसे पहली महिला पूछे, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे फर्स्ट वोमेन पूछ ले, पहली महिला पूछे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे जुंको तेबेई। ठीक है, कौन है, तो जुंको तेबेई ये पहली महिला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। किस देश की हैं, जापान की हैं। लेकिन अगर आपसे पहली भारतीय महिला पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल हो जाएगा। और ये बछेंद्री पाल किस वर्ष में चढ़ी थी, तो 1984 में। ठीक है, 1984 में बछेंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी कांड भी हुआ था। ठीक है, कौन सा, तो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, कब हुआ था, 1984 में। और इस दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। और इसी गैस के रिसाव होने से भोपाल में त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कांड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है। ठीक है, 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, इसका कारण क्या है, तो मैग्नीशियम की बहुतायत होती है, संचित ह्यूमस होती है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, या फिर फास्फेट की बहुतायत होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ये वाला बात करें, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो ये पूरा भारत में लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वो जो भारत में है, तो ये पूरा लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। और लाल मिट्टी का रंग लाल जो है वो क्या हो जाएगा, वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल, तो देखो शून्यकाल जो है ये क्या है, तो ये भारतीयों की देन है, ये हम इंडियंस की देन है। इसको हम लोगों ने किसी और देश से शामिल नहीं किया है, ये हम लोग की खुद की खोज है शून्यकाल। और ये शून्यकाल क्या होता है, देखो संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, ठीक है, पहला घंटा क्या होता है, तो ये होता है 11 से 12 का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल।
ठीक है। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा 11 से 12 का होता है प्रश्नकाल, और जो दूसरा घंटा होता है वो होता है 12 से 1 का। और आपको पता है कि जब मिनट वाली जो घड़ी होती है, जिसमें सुई नहीं होती है, जिस मिनट वाली जो घड़ी होती है ना, तो उसमें अगर डिजिटल जो वॉच होती हैं उनमें आप देखोगे जब 12 बजता है तो क्या होता है, तो 0 हो जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो यही क्या होता है, यही शून्य काल होता है। तो सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का जो अंतराल होता है ये क्या होता है, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका शून्य काल होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से प्राप्त होता है। कौन सा पदार्थ है जो समुद्र जल से प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग बता देंगे, 36वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। कौन सा पदार्थ है जो समुद्र जल से निकाला जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हो जाता है, तो ये सब समुद्री जल से प्राप्त होता है। ठीक है, आयोडीन अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, आयोडीन नहीं है तो फिर आप ब्रोमीन के साथ आंसर कर सकते हो, जा सकते हो। 37वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश करते हैं, तो इनका उत्पत्ति स्थल क्या है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं अपने, ठीक है, अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, है ना। ठीक है, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो जो ये पश्चिमी विक्षोभ है ये ठंडियों के मौसम में क्या करते हैं, तो ठंडियों के मौसम में उत्तरी पश्चिमी भारत, अगर हम लोग भारत को इस तरीके से बांट दें तो ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है उत्तरी पश्चिमी भारत। तो उत्तरी पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में ये क्या होते हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ वर्षा करते हैं, और इनकी उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है भूमध्य सागर से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन संख्या सी, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, और ठंडियों के मौसम में ये उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी, महाराष्ट्र। अगर आपसे गुजरात ऑप्शन में दिया गया था तो गुजरात भी आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, गुजरात में 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं कपड़ों के लिए, एक है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जिसको उत्तर भारत का क्या कहते हैं, अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और दूसरा जो गुजरात में महत्वपूर्ण शहर है वो कौन सा है, सूरत। तो अहमदाबाद और सूरत भी कपड़े के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। फिलहाल यहाँ पर गुजरात के शहर नहीं दिए थे तो आप आंसर करोगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी कपड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे समय पूछ ले तो समय क्या हो जाएगा, तो 2012 से लेकर के 2017 का। और ये भारत की क्या है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है, समय है 2012 से 17। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में आएगा, तो ये आएगा आपका अनुच्छेद 32 में। ठीक है, और इसको जो B.R. अम्बेडकर हैं, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने क्या किया है, तो B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, संविधान की हृदय एवं आत्मा का, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा का, अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस अधिकार में आता है, तो ये मूल अधिकार में आता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकार में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 41वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की बात कर रहा है। ठीक है, तो UNO की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होती है। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और यहाँ इसकी भाषाएं क्या हो जाएंगी, तो ऑप्शन संख्या ए करेक्ट होगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ये क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन संख्या
ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किस संगठन का अग्रदूत था? तो देखो, जो ये भारतीय स्वतंत्रता लीग है या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, इसका गठन कौन करेंगे? रास बिहारी बोस करेंगे। कब करते हैं? तो 1942 में, 1942 में इसका गठन करते हैं। और यही संगठन जो है 1943 में क्या हो जाएगा? जब ये सुभाष चंद्र बोस को सौंपेंगे 1943 में, तो यही संगठन भारतीय राष्ट्रीय फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं? देखो, पहला जो गोलमेज सम्मेलन होगा ये होगा 1930 में। दूसरा जो होगा वो कब होगा? वो होगा 1931 में। तीसरा जो अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा कब होगा? तो 1932 में। तो 3 गोलमेज जो सम्मेलन होते हैं, तीनों में कौन हिस्सा लेता है? तो तीनों में हिस्सा लेंगे BR अम्बेडकर। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी या कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया, तो गांधी जी ने दूसरे 1931, गांधी जी ने या फिर कहें कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया 1931 में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। और ये जननी सुरक्षा योजना जो है ये किसके जन्मदिवस पर प्रारंभ किया गया है? ठीक है, 44वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो, जननी सुरक्षा योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ है 2005 में। ठीक है, कब से? तो 2005 में हुआ है। और किसके जन्मदिवस पर इस योजना को शुरू किया गया है, जननी सुरक्षा योजना को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिवस पर जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है 2005 से। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 45वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और फिर तृतीयक। ठीक है, तो 3 क्षेत्र होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ठीक है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता इसी पर आधारित है। और अगर आपसे पूछा जाए कृषि जो क्षेत्र है ये किस में आएगा, तो ये कृषि क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, किस में? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं, ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए नहीं, ऑप्शन संख्या डी, कृषि क्षेत्र है ना, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 46वें प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामांकित किए जाता है कितने सदस्यों को? कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं? 10, 22, 12 या फिर 9? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने किस महिला को, तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया। ठीक है, किसको? तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा में क्या किया है? मनोनीत किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 47वें प्रश्न का आंसर करेंगे। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ? अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में आपको मिलते हैं। ठीक है, कितने? तो 4 लिपियों में मिलते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। अब आपको बताना है किस लिपि में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहबाजगढ़ी। ठीक है, सहबाजगढ़ी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो हंटर आयोग कब आता है? तो ये आएगा 1882 में। ठीक है, किसके समय में आता है? तो रिपन के समय में। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग आएगा 1882 में। और ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है। 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस की अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। और ये मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है, तमिल में, पाली में, संस्कृत में या फिर हिंदी में। 49वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, संस्कृत में। ठीक है, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस जो है ये लिखी है संस्कृत भाषा में। इनकी एक और पुस्तक है विशाख दत्त की, वो कौन सी होगी, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये भी देवी चंद्रगुप्तम, तो ये भी किसकी पुस्तक है, तो ये भी विशाख दत्त की ही पुस्तक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, 50वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए 50वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध ये देश का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बांध है, जिससे देश का सबसे बड़ा भाग लाभान्वित होता है। सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा जो है, भाखड़ा नांगल बांध। और ये किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, सतलुज नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर, तो सतलुज नदी पर। 50वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं और अभी हम लोग 50 और एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। टोटल हम लोग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दिए, इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न हम लोग के सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में माना जाता था। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नालंदा जो विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा, तो ये प्राचीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था और बौद्ध शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, 51वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विनाश किसने किया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया है, तो इसका विनाश करवाया है, इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। और इसका निर्माण कौन कराएंगे, तो गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त करवाते हैं। 51वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी है, यहाँ पर ए बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है। जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, HVR आयंगार, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, BN राव या फिर LN मुखर्जी। क्या हो जाएंगे, तो देखो अगर हम लोग BN राव की बात करते हैं तो ये क्या थे, तो ये तो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, क्या थे, ये तो संवैधानिक सलाहकार थे। कौन, BN राव की हो जाएगी बात। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इन्होंने क्या किया था, संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक है, संविधान को अंग्रेजी में लिखने का काम किसने किया था, अंग्रेजी भाषा में लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। सचिव कौन होंगे, तो ये होंगे HVR आयंगार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 52वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, उस सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक शेयर कर दो ताकि अभी भी जो भाई नहीं जुड़ पाए हैं, भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। ठीक है, आज के सेशन में टॉप 100 MCQs हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 53वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो बताइएगा, अनुच्छेद 76 के तहत कौन से पद का प्रावधान किया गया है, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, अपर महाधिवक्ता, भारत के महाधिवक्ता या फिर भारत के महान्यायवादी। तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, भारत के किसका, तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं महान्यायवादी को। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले महान्यायवादी कौन है,
तो पहले महान्यायवादी पहले जो अटॉर्नी जनरल थे ये कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। ठीक है, कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो है पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान कौन है? तो ये हैं वेंकट रमनी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो वेंकट रमनी जो है वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगर आपसे पूछा जाए नियुक्ति शपथ त्यागपत्र कौन करता है? महान्यायवादी जो है इनकी नियुक्ति शपथ और त्यागपत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति शपथ त्यागपत्र ये सब कौन करता है? तो ये सारे काम करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति इनका त्यागपत्र करता है। ठीक है, अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कार्यकाल क्या हो जाएगा? तो कार्यकाल हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का प्रथम न्याय जो है कानूनी अधिकारी होता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54वें प्रश्न का आंसर करेंगे, मनुष्य के लिए शोर की सहन करने की जो क्षमता होती है या फिर सहन सीमा करीब करीब कितने डेसिबल होती है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो डेसिबल है तो डेसिबल क्या हो जाएगा? तो डेसिबल देखो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ठीक है, ध्वनि की इकाई, ध्वनि को मापने की क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई है। ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई है क्या? डेसिबल। अगर हम लोग बात करेंगे डेसिबल जो है ये ध्वनि को मापने की इकाई है। और मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितने जो है डेसिबल होती, मतलब कितने डेसिबल का शोर होगा तो आदमी उसको किसी तरीके से एक बार सुन सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आदमी के लिए सुनना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 54वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 डेसिबल। ठीक है, 85 डेसिबल जो है ये मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा के करीब करीब होता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्यागना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राज्यसभा के अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा के सदन के नेता को देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे या फिर भारत के राष्ट्रपति को देंगे? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 55वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो लोकसभा के अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को मान लीजिए इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। अगर इनको त्यागपत्र देना है तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो उपाध्यक्ष किसको देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रम चलता रहता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को अगर अपना पद त्यागना है तो त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 56वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? देखो पृथ्वी पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये जो लेटी हुई जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं ये सारी क्या होती हैं? तो ये होती हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये होती है अक्षांश रेखा। ठीक भाई बात। अगर बात करें एक अक्षांश रेखा है कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होता है? तो ये अक्षांश जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को क्या करती है? जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 बराबर भागों से बांटती है। अब इस रेखा की अगर हम लोग ऊपर की बात करेंगे तो 1-1 डिग्री की दूरी पर रेखाएं खींची गई हैं। तो 1 डिग्री में आपसे पूछ रहा है कितना किलोमीटर होता है? तो लगभग 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री में कितने? तो लगभग 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री अक्षांश में कितना? 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो ये 1 डिग्री है इसमें 111 किलोमीटर होगा और इस 111 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है।
मतलब कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 111 किलोमीटर की। चलो आगे बढ़ेंगे। 57वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार का संपादन शुरू किया था? महात्मा गांधी की बात करेंगे तो बताइएगा इन्होंने कौन से अखबार का संपादन शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर कॉमनवेल्थ। देखो गांधी जी की 2 किताबें हैं, ठीक है। अगर गांधी जी की पुस्तकों की बात करेंगे तो गांधी जी की 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक है हिंद स्वराज, ठीक है, एक है हिंद स्वराज जिसको गांधी जी ने लिखा था 1909 में, और दूसरी जो पुस्तक है इनकी वो है इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये गांधी जी की 2 पुस्तकें हैं, ठीक है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बाकी गांधी जी की अगर पत्र पत्रिकाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी है? तो एक हो जाएगा हरिजन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हरिजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे नवजीवन हो जाएगा, नवजीवन हो जाएगा। इसके अलावा यह बात करेंगे यंग इंडिया हो जाएगा। ये सब गांधी जी की क्या है? पत्रिका है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है ये इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन करते थे। और अगर आपसे वर्ष पूछा जाए कि वर्ष कौन सा है तो 1903 में गांधी जी 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र या फिर अखबार का संपादन दक्षिण अफ्रीका में करते थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 58वें प्रश्न का। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य, देखो स्थापना इनकी 1333 में हो रही है। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होगी। सॉरी 1333 नहीं, 1336 में, ठीक है। अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, स्थापना इनकी 1336 में हो रही है। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो रही है। स्थापना कौन करेंगे? हरिहर और बुक्का करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? हरिहर और बुक्का करेंगे। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर है। और इसमें 4 राजवंश थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। 4 राजवंश थे। कौन कौन से? तो सबसे पहला है संगम, इसके बाद है सुल्लू, इसके बाद है तुल्लू, और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो चौथा वंश है वो है अराविडू। तो 4 राजवंशों की स्थापना हुई है। तो पहला राजवंश कौन होगा? पहला राजवंश आपसे पूछ रहा है संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। विजयनगर की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का ने की। कौन सी नदी किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और 4 राजवंशों ने शासन किया है, संगम, सुल्लू, तुल्लू और लास्ट में अराविडू। तो पहला राजवंश आपसे पूछा जा रहा है संगम, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 59वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य? भारतीय राज्य जो सिक्किम है ये किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ठीक है, भारतीय राज्य सिक्किम की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भारत का मैप हो जाएगा, ठीक है, ये भारत का मैप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है सिक्किम। और किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इधर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इधर की तरफ आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ठीक भाई बात। अगर हम लोग इधर की बात करेंगे तो इधर की तरफ आपको भूटान देखने को मिलेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा चीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम भारत का क्या है? भारत का 100% पहला जैविक राज्य, ठीक है, 100% भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है, ठीक है। 100% भारत का पहला जैविक राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में ही आपको क्या होगा? सिक्किम में ही आपको भारत का महान हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 60वें प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में फैली है? बताइएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो स्विट्जरलैंड में? स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी है यहाँ की बर्न। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है।
स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। यहाँ पर आपको कौन सी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी? काकेशस पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी, पेरिनीज पर्वत श्रेणी या फिर आल्प्स पर्वत श्रेणी। 60वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सा? तो आपको स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांव के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। 100 टॉप 100 MCQs हम लोग कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के गांव के देश के पहले, और ये पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मेरा गांव मेरी धरोहर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 61वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 62वें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। देश का पहला जैव गाँव 10 पारा कहाँ पर स्थित है? अब ये भारत का पहला जैव गाँव है और पहला है तो क्या होगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे जैव विविधता दिवस पूछ ले, ठीक है, जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछे तो आप आंसर क्या करोगे? तो जैव विविधता दिवस 22 मई आंसर करोगे। ठीक है, अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया है। जैव विविधता दिवस की बात करेंगे 22 मई, और भारत का पहला जैव गांव 10 पारा कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए, त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 63वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहेंगे? अब देखो, मान लो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपके मार्केट में, आपके बाजार में, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि बाजार में जैसे मान लीजिए प्याज है। ठीक है, तो प्याज की मान लीजिए कीमत क्या है? तो प्याज की कीमत है 20 रुपया किलो है। ठीक है, क्या है? प्याज की जो कीमत है वो क्या है? वो 20 रुपया किलो है। लेकिन अब मान लीजिए प्याज के मूल्य में क्या जाए? निरंतर वृद्धि होती चली जाए। ठीक है, प्याज के मूल्य में क्या कह रहा है? तो सामान्य मूल्य से स्तर से निरंतर वृद्धि। तो मान लीजिए प्याज का मूल्य निरंतर बढ़ता जाए तो क्या होगा? प्याज का मूल्य बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ रही है ना। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। 63वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जब महंगाई निरंतर बढ़ती रहे, किसी चीज़ का मूल्य निरंतर बढ़ता रहे तो मार्केट में महंगाई आएगी, और महंगाई जब आती है तो यही स्थिति आपकी मुद्रास्फीति होती है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो मनुष्य में एक कवक जनित रोग कौन सा है? कॉलेरा है, तपेदिक है, प्लेग है या फिर रिंगवॉर्म है? चलो अच्छा देखो, प्लेग की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लेग क्या हो जाएगा? तो प्लेग तो बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? अगर हम लोग प्लेग की बात करेंगे तो चूहों से होता है प्लेग, और ये किससे हो जाएगा? बैक्टीरिया जीवाणु से हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग जो है ये रिंग वार्म हो जाएगा, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? जिसको हम लोग दाद भी कहते हैं। ठीक है, रिंग वार्म या फिर दाद जो है ये कवक जनित रोग है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग वायरस से बात करेंगे तो वायरस से कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, एक तो एड्स ही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे छोटी माता, ठीक है, कौन सी? तो छोटी माता, बड़ी माता जो है ये भी आपका वायरस से होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एड्स हो गया, वायरस हो गया। फ्लू की अगर हम लोग बात करेंगे, जो फ्लू है तो ये भी किससे होता है? तो ये भी आपका वायरस से होता है। ये सब वायरस से होने वाली दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानी हैं। ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपका जो है रेबीज भी वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 17वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजन किया गया? प्रवासी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी भारत लौट करके आए थे। अगर आपसे पूछा जाए ये दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से? 2003 से मनाया जाता है। 2003 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले हर साल मनाया जाता था। पहले क्या होता था? पहले हर साल मनाया जाता था।
लेकिन अगर अभी वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हर 2 साल पर, ठीक है, कहाँ पर, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हर दूसरे साल ये दिवस मनाया जाता है। पहले हर साल मनाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हर दूसरे साल मनाया जाता है। 17वें प्रवासी दिवस जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इंदौर में किया गया। और मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्य अतिथि अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे मोहम्मद इरफान हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, मोहम्मद इरफान हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कहाँ के, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान। और ये प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। अब की बार कौन सा, तो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 66वें प्रश्न का आंसर करेंगे, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है, ठीक है। देखो सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि जो वायु प्रदूषक हैं, तो वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है। ये प्रश्न बहुत बार आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन होते हैं। लाइकेन होते हैं, फर्म होते हैं, काली फफूद होते हैं या फिर मांस होते हैं। 6वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67वें प्रश्न की बात करेंगे, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, तो ओजोन परत जो है ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है, क्या करती है, तो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। कहाँ पर मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। और अगर हम लोग बात करेंगे किस गैस के कारण ओजोन परत को नुकसान होता है, तो CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है, तो ये ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। कौन सी, CFC गैस, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 68वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। बताइएगा कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा प्रावधान किया गया कि अब केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। 69वां, 70वां, 76वां या 77वां। देखो 69वें संशोधन से क्या किया गया है, तो दिल्ली को NCR घोषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन से, 69वें संशोधन से। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 70वां संशोधन 1992। 70वें संशोधन 1992 के द्वारा प्रावधान किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन, तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पांडिचेरी। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, यही 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर विधानसभा है। तो 70वें संशोधन 1992 से प्रावधान किया गया है कि यहाँ की दिल्ली, जम्मू और पांडिचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 69वें प्रश्न का आंसर करेंगे, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि आप दहसाला प्रणाली की बात करेंगे तो ये 1577 के बाद शुरू होगी। ठीक है, कब, 1577 के बाद। दीन इलाही धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1582 में दीन इलाही धर्म हो जाएगा। अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे तो हल्दी घाटी युद्ध कब होगा, तो ये होगा 1576 में। ठीक है, अगर हम लोग बुलंद दरवाजे की बात करेंगे तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब होगा, तो ये होगा 1601 में असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, कौन सी विजय, तो असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में, असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में 1601 में अकबर क्या करता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। और यही घटना क्या हो जाएगी, सबसे बाद में घटित होती है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो क्या होगा। तो देखो ये मान लीजिए हमारे सूर्य हैं, ठीक है, ये क्या है, तो ये सूर्य है। और कई बार क्या होता है कि जो ये पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए अधिकतम दूरी तक चली जाती है। जो पृथ्वी है ये क्या हो जाएगा, तो ये सूर्य से अधिकतम दूरी तक चली जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं अपभू। ठीक है, क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं।
और ये स्थिति बनती है कब? 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो इसको कहते हैं उपभू या इसको कहते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट हो तो इसको कहेंगे उपसौर या उपभू, और ये स्थिति बनती है कब? 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है इसको कहते हैं अपसौर या अपभू, और ये स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसौर। चलो आगे बढ़ेंगे। 71वें प्रश्न का आंसर करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, लखनऊ, बिहार या फिर कानपुर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही है। कौन करेंगे? तो ये कर रहे हैं सलीम उल्लाह खान। ठीक है, कौन है? तो सलीम उल्लाह खां। और दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम है आगा खां। ठीक है, तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां ये दोनों लोग मिलकर के 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, कब? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग से ये 2 डेट याद रखिएगा, मुक्ति दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ेंगे। 72वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सोडियम की खोज किसने की है? ठीक है, बताइएगा। तो हम्फ्री डेवी ने, विलियम हेनरी फॉक्स ने, जे थॉमसन ने या फिर कार्ल बेंज ने। सोडियम की खोज किसने की है? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो सोडियम अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी खोज की है हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 73वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर, गजनवी के मोहम्मद बिन कासिम या फिर गौर के मोहम्मद। क्या हो जाएंगे? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के पहले मुस्लिम आक्रमण ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में सिंध पर पहला इसका सफल आक्रमण होगा। और सिंध पर जब इसका आक्रमण होता है तो उस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के हिंदू राजा थे दाहिर। और इसने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण करता है, सिंध को जीतता है और सिंध में जजिया लगाता है। ठीक है, क्या करता है? तो जजिया लगाता है। और ये जजिया कर लगाने वाला पहला राजा, जजिया कर लगाने वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला राजा मोहम्मद बिन कासिम है जो जजिया कर लगवाता है। सबसे पहला सफल आक्रमण मुस्लिमों का 712 ईस्वी में होगा। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो था तो ये क्या था? ये अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, क्या था? मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरब आक्रमणकारी था। याद रखिएगा, अरब आक्रमणकारी था। अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण करेंगे, राजा कौन है? दाहिर हैं और जजिया कर लगाते हैं, जजिया कर लगाने वाला पहला राजा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 74वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम के विशाल भंडारण मिलते हैं। बताइएगा, भारत के किस राज्य में थोरियम के विशाल भंडारण मिलते हैं? क्या होगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम। 74वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, केरल में थोरियम के विशाल भंडारण मिलते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 75वें प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? बताइएगा, तो कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? विसुवियस, सिरूत्से, सेंट हेलेना या फिर फ्यूजियामा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 75वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये जापान में है, होन्शु द्वीप पर। ठीक है, जापान में कहाँ पर है? तो जापान में होन्शु द्वीप पर है फ्यूजियामा। और ये प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी, फुजियामा। ठीक है भाई बात, ये जापान आपको पता है कहाँ पर? तो जापान जो है ये प्रशांत महासागर के किनारे है। ठीक है, जापान कहाँ पर है? तो जापान प्रशांत महासागर के ही किनारे है। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 76वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस या फिर आप कह सकते हो सोवियत संघ से। ठीक है, कहाँ से? तो रूस या फिर सोवियत
रूस या फिर सोवियत संघ से क्या किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। कहाँ पर इनका उल्लेख है, तो भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का में इनका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 51 का में इनका उल्लेख है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहले कितने, तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहले कितने थे भाई, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन से संशोधन से, तो 42वें संशोधन 1976 से। ठीक है, कौन से, तो 42वें संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या होगा, वो 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितने, 86वें संशोधन 2002 से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाएगा। तो अभी वर्तमान में कुल कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ेंगे, 77वें प्रश्न का आंसर करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होगा, तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। चलिए 77वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो सबसे ठंडा मंडल, सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है, मध्य मंडल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो ये होता है क्षोभ मंडल में, सबसे निचला मंडल होता है। ठीक है, सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी घटना आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है, मौसमी घटनाएं जो होती हैं, मौसमी जो घटनाएं होती हैं ये आपकी कहाँ पर, क्षोभ मंडल में होती हैं। सबसे निचला मंडल है, सबसे अधिक घनत्व आपको यहीं पर मिलेगा। संताप मंडल में क्या होगा, संताप मंडल ओजोन परत मिलती है। ठीक है, क्या होगा, ओजोन परत मिलती है। आयन मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ठीक है, क्या होता है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ेंगे, 78वें प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है। ठीक है, WHO की बात करेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर है, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल को होती है। ठीक है, 7 अप्रैल को होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी। वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होगी, मुख्यालय जिनेवा है। और 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 79वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई, बताइएगा। हेमलेट अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके द्वारा लिखी गई है, हेमलेट। देखो हेमलेट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, हेमलेट के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जूलियस सीजर हो गया। ठीक है, कौन सा, जूलियस सीजर हो गया, जूलियस सीजर हो गया, हेमलेट हो गया। ठीक है, ये सब किसके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, ये सब विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 80वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उबेर कप का संबंध किससे, उबेर कप, तो उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से है या फिर पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप से है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिला से है या फिर विश्व पुरुष टेबल टेनिस चैंपियनशिप से है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विश्व महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप से उबेर कप का संबंध है। विश्व पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप से अगर हम लोग बात करेंगे तो थॉमस कप का संबंध है। ठीक है, किसका, थॉमस कप का। विश्व महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप से महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप से उबेर कप का संबंध है और विश्व पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप से थॉमस कप का संबंध है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, कौटिल्य जिनको हम लोग और क्या करते हैं, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग और क्या करते हैं, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। पुस्तक का नाम इनके क्या है, तो इनके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को भारत का क्या कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं। कौटिल्य को भारत का क्या कहते हैं, तो मैकियावेली कहते हैं भाई। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है
तो अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, किससे, नालंदा अगर आप लोग कर रहे हैं तो गलत है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से कौटिल्य का संबंध है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कौन से सिख गुरु हैं जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। हरिकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर अर्जुन देव। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्जुन देव। देखो तेग बहादुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 9वें गुरु हैं और इनको औरंगजेब के समय में फांसी दी गई थी। ठीक है, किसके समय में, औरंगजेब के समय में फांसी दी गई थी। ठीक है, जहांगीर के समय में सिखों के कौन से, तो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव और इनको क्या किया जाएगा, इनको फांसी दी जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं और इनको क्या हो जाएगा, इनको जहांगीर के समय में फांसी दी जाती है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का अगर बात करेंगे, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है, तो ये भी अर्जुन देव ने किया। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। 83वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के संस्थापक नेताओं में कौन शामिल थे। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, HSRA। ठीक है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना इसकी कब होगी, 1928 में होगी। कहाँ पर, तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में 1928 में क्या होगा, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसकी स्थापना से 2 लोगों का नाम जुड़ा है। ठीक है, कौन कौन का, एक है चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे कौन है, दूसरे हैं भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से 2 लोगों का नाम जुड़ा है, कौन कौन, तो एक है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे हैं भगत सिंह। स्थापना कब होगी, 1928 में होगी। कहाँ पर, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, कौन सा केंद्रीय कर है, कौन सा राज्य कर है। चलिए जल्दी से देगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बिक्री कर, संपदा कर, उपहार कर, संपत्ति कर। देखो संपदा शुल्क जो है आपकी प्रॉपर्टी पर लग रहा है तो ये प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, अगर आपको कोई उपहार मिल रहा है तो टैक्स आप ही पे करोगे। आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई टैक्स लग रहा है तो आप ही पे करोगे। बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं होता। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 84वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85वें प्रश्न की बात करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने 3 क्षेत्र पढ़े होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या संबंधित है। देखो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले पशुपालन, ठीक है, आपसे पूछ ले पशुपालन पूछ ले। इसके अलावा अगर आपसे क्या कर ले, मत्स्य पालन पूछ ले। ठीक है, क्या कर ले, आपसे मत्स्य पालन पूछ ले। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खान हो गया, ठीक है, वन हो गया, कच्चे माल हो गए। ठीक है, कच्चे माल हो गए, ये सब आपके कहाँ पर आते हैं, कृषि हो गया, तो ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्या हो जाएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खान, वन, कच्चे माल, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 86वें प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल, अब दुनिया का ये पहला है। ठीक है, दुनिया का ये पहला CNG टर्मिनल है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आधारशिला मोदी जी रख रहे हैं और कहाँ पर रख रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भावनगर गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर, तो भावनगर गुजरात। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 87वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। अगर हम लोग आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो भारत में बहुत सारी रियासतें थीं, छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, ये आपको बताना है। कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत। ठीक है, कौन सी, हैदराबाद रियासत है। और स्वतंत्रता के बाद ऑपरेशन पोलो चला करके इनका विलय किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया और ऑपरेशन पोलो चला करके इस सबसे बड़ी रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
88वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बताइएगा संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का जो गठन किया गया वो किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर कैबिनेट मिशनरी प्लान। बताइएगा 1946 में कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ, जो संविधान सभा का गठन किया गया था, ये क्या हो जाएगा? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से? तो एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स, ठीक है, कौन होंगे? एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे आपके हो जाएंगे स्टोफर्ड क्रिप्स थे। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरे कौन थे? पैथिक लॉरेंस के, कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, और ये अध्यक्ष थे, ये इस मिशन के क्या थे? ये इस मिशन के अध्यक्ष थे। तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे? तो A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, कौन है? A.V. अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य हैं। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या होगा? भारत आता है, ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसी मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होगा 1946 में। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। आगे बढ़ेंगे, 89वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है? उत्तर कोरिया, राजधानी क्या हो जाएगी उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करेंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। और कौन सी रेखा सीमा बनाती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की? ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 38 डिग्री समानांतर रेखा। 17 डिग्री समानांतर रेखा की बात करेंगे तो ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा बनाती है। 49 डिग्री समानांतर रेखा की बात करेंगे तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। 49 रेड क्लिफ की बात करेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, भारत पाक के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सेशल द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। पूर्वी कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य सागर में? सेशल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये आपको क्या देखेगा, ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर इधर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेशल्स। और इधर कौन सा महासागर है? तो आपको पता है इधर हिंद महासागर है ना, तो हिंद महासागर में आपको सेशल्स द्वीप देखने को मिलेगा। सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगा? सेशल्स की राजधानी हो जाएगा विक्टोरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगा? विक्टोरिया हो जाएगा। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 91वें प्रश्न का आंसर करेंगे, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? बताइएगा अगर हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका को संविधान की रक्षा, जो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, तो संविधान की रक्षा करने के लिए कौन न्यायपालिका को उत्तरदायी बनाता है? स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें, वेतन या फिर न्यायिक समीक्षा? 91वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण ये बनाता है न्यायिक समीक्षा, ठीक है, क्या बनाता है? न्यायिक समीक्षा या फिर जिसको आप कहते हो न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, क्या करते हो? इसी को आप कहते हो न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। और ये न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये किस देश से हम लोगों ने लिया है? तो हम लोगों ने यूएसए या फिर अमेरिका से लिया है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा को। चलो आगे बढ़ेंगे, 92वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपसे अंतिम अंग्रेज पूछ रहा है, ठीक है। अगर अंतिम भारतीय पूछता, ठीक है, क्या करता? अगर आपसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तब आप आंसर क्या करते? तब तो आंसर आप करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। लेकिन आपसे अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछ रहा, तब आप आंसर क्या करोगे? माउंटबेटन, ठीक है, किसको? तो माउंटबेटन को, ठीक है। माउंटबेटन भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो 1946 में क्या थे? तो 1946 में ये शिक्षा मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये 1946 में क्या थे? तो 1946 में ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
93वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किसने कहा था संसद प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो किसने कहा था जो संसदीय प्रणाली है ये सरकार के दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी उपलब्ध कराती है। तो बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या ए, बी आर अम्बेडकर। और इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? तो संवैधानिक एवं उपचारों का अधिकार है। ठीक है, किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 94वें प्रश्न का, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? ठीक है, बताइएगा। तो बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव या फिर बाजीराव द्वितीय, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन से पेशवा हैं जिनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बालाजी बाजीराव। और इन्हीं के समय में याद रखिएगा 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध कब होगा? तो 1761 में होगा। और अगर इस समय आपसे पूछा जाए कि पेशवा कौन थे, तो पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 95वें प्रश्न का सभी लोगों का आंसर करना है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? चलिए बताइएगा। तो जर्मनी की मुद्रा कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। पाउंड होगा, डॉलर होगा, यूरो होगा या फिर येन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी की अगर हम लोग बात करें, राजधानी इनकी है बर्लिन। ठीक है, राजधानी इनकी बर्लिन है। कौन सी नदी किनारे? तो स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संख्या सी हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। जरा एक प्रश्न मुझे बताइएगा कि यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा है? ठीक है, यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा है? तो इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश, यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां सदस्य देश कौन है? यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां सदस्य देश कौन है? ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा कौन सी है? यूरो है। कौन सी नदी के किनारे राजधानी है? स्प्री नदी के किनारे है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 96वें प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो या जनसंख्या की दृष्टि से बात करो, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात करो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात करो, दूसरे स्थान पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को ही क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को ही क्या कहते हैं? तो भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं किसको? अफ्रीका को कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलो 97वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक? ये चलता है 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा। ठीक भाई बात। अगर हम लोग पहले विश्व युद्ध की बात करेंगे तो पहला विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चलता है? तो पहला जो विश्व युद्ध है ये आपका चलेगा 1914 से लेकर के 1918 का। ठीक है, और इसी पहले विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? तो पहले विश्व युद्ध के बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता अगर हम लोग बात करते हैं 97वें प्रश्न की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23 नवंबर 1919 को गांधी जी अध्यक्षता करते हैं और यहीं से खिलाफत आंदोलन की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1919 में होगी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 98वें प्रश्न का, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है?
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया, 124 के तहत प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण ये सभी प्राप्त है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 98 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99वें प्रश्न की बात करेंगे। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन के निर्माण का कार्य शुरू किया है। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि जो ये पेगाट्रॉन है ये किस देश की कंपनी है, ताइवान की है। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, तो इन्होंने आईफोन के निर्माण के कार्य को शुरू किया है भारत के किस शहर में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, ठीक है। चेन्नई में, चेन्नई में आईफोन। चेन्नई से अगर हम लोग बात करते हैं तो चेन्नई से ही औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो चेन्नई से औसत समुद्र तल का मापन करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो चेन्नई है ये क्या है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। क्या है, तो चेन्नई की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई क्या है, तो कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। 100वें प्रश्न का आंसर करेंगे। नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है। नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है, यूएनईपी से, IUCN से या फिर वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर से या फिर WEF से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो IUCN से, ठीक है। IUCN से नेचर 2030 कार्यक्रम संबंधित है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में टॉप 100 MCQs थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके एग्जाम में भी आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और आपके पेपर का जो आपके एग्जाम का जो स्तर है वो भी, जो लेवल है वो भी यही रहने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को एक बार देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो और ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। तो जितने भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।